नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सबसे पहले जिक्र करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का, जिन्होंने नशाबंदी के बाद एक और मुद्दे को लेकर अपनी आवाज मुखर की है। उन्होंने चंबल नदी में चल रहे अवैध उत्खनन को लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि जिस तरह से चंबल पुल के दोनों तरफ से बालू के अवैध खनन के लिए ट्रैक्टरों का जखीरा उमड़ा हुआ है, ऐसा लगता है मानो जैसे युद्ध अभ्यास करते हुए सेना के टैंक चल रहे हों। ट्वीट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तरफ से सिलसिलेवार ये ट्वीट किए गए हैं, जिसमें अवैध उत्खनन को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। इससे पहले नशा मुक्ति को लेकर वो कई बार बयान दे चुकी हैं, कई बार ट्वीट कर चुकी हैं, और अब अवैध उत्खनन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ये बयान, ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। चंबल पुल में दोनों तरफ बालू के अवैध उत्खनन को लेकर लगातार ट्रैक्टर्स का जखीरा देखने को मिल रहा है और ऐसा लगता है मानो युद्ध अभ्यास करते हुए सेना के टैंक चल रहे हों। ये लिखा गया है पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वासु, बड़ी बात पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाई है इस बार, क्योंकि नशा मुक्ति को लेकर कई बार वो बयान दे चुके हैं, लेकिन अवैध उत्खनन राज्य की निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या। देखिए, अवैध उत्खनन को लेकर विपक्ष लगातार मुद्दा बनाता रहा है और सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा है, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी इस पूरे मुद्दे को लेकर मुखर नजर आई है। मुरैना जिले में वो कार्यक्रम में पहुंची थी और वहां पर उस दौरान उनके संज्ञान में ये पूरा मामला आया है और उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी इस पूरे विषय को लेकर उनसे भी बात करने की उन्होंने बात की है। ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन के किसी काम से या किसी व्यवस्था में चूक पर उमा भारती ने लापरवाही जताई है। इसके पहले भी वो कई मुद्दों पर, कई मामलों पर बहुत मुखरता से अपनी बात रखती हुई आई है और निश्चित तौर पर देखिए, जब भी उमा भारती का कोई स्टेटमेंट सामने आता है और खासतौर पर किसी अव्यवस्था के मद्देनजर अगर देखा जाए तो विपक्ष को एक मौका जरूर मिल जाता है बीजेपी को घेरने का। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि खुद बीजेपी की एक सीनियर लीडर, मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिग्विजय सिंह की सरकार बदलकर भाजपा की सरकार स्थापित की थी, जब वो कटघरे में खड़ा कर रही है भाजपा को, तो इसे समझा जा सकता है कि किस तरीके की स्थितियां मध्य प्रदेश में होंगी। और बिल्कुल अवंतिका, मान के चलिए इस पूरे मामले में आने वाले समय में और भी ज्यादा सियासत गरमाएगी। बहरहाल देखना होगा कि उमा भारती सीएम से बात करने के बाद उनका क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया है कि जब सीएम से उनकी बात हो जाती है तो उसके बाद भी वो अपना पक्ष जरूर रखती है। जी चलिए, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है इस मसले को लेकर। शुक्रिया आपका वासु इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि उन्हें सिंधिया की जरूरत नहीं है, वो कोई तोप नहीं है। सिंधिया इतने बड़े तोप थे तो ग्वालियर मुरैना में महापौर का चुनाव क्यों हारे। आगे कहा कि उनका मुकाबला बीजेपी से नहीं है, उसके संगठनों से है। हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे, इतने बड़े तोप थे क्यों हारे, ये बताइए मुझे। आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये बयान। कई बार सत्ता पक्ष इस बारे में बातचीत कर चुका है। सहयोगी राजीव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या मायने निकाले जा रहे हैं आप इस बयान के? देखिए, जो कमलनाथ ने बयान दिया है तो उन्होंने कहा है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनकी वजह से कांग्रेस में कोई मतलब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और कांग्रेस मतलब सिंधिया जी इतनी बड़ी तोप थे तो ग्वालियर और मुरैना में जो चुनाव हार गए हैं तो वो चुनाव क्यों हारे, तो उनका आरोप अब सिंधिया पर लगाया है। और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह जुट गई है। इसी को लेकर टीकमगढ़ में आज एक जनसभा भी कमलनाथ जी करने वाले हैं और जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी भी कमलनाथ अभी बैठक कर रहे हैं, उनके साथ वन टू वन चर्चा भी कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी खुद पूरे मामले की कमान संभाले हुए हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को कांग्रेस को एकजुट करने की उन्होंने नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है और हमने पहले भी कहा है कि
अब पहले जैसा दौर नहीं रहा, जैसे गांव के गांव कांग्रेस या भाजपा के हुआ करते थे। तो अब जनता बदल गई है, चुनाव अब दूसरे मूड में लड़ा जाना चाहिए। तो जिसको लेकर अब कमलनाथ अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने अब सिंधिया पर निशाना साधते हुए खास तौर पर कह दिया है कि सिंधिया कोई तोप नहीं थे और न सिंधिया की कोई जरूरत है। तो इस मामले में कमलनाथ अब खुद ही पूरे मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो कार्यकर्ताओं के साथ वन टू वन चर्चा कर रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की नसीहत भी दे रहे हैं। अवैधिका बिल्कुल, यानी कि इस तरह के प्रयास कांग्रेस की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। बड़ी बात राजीव ये कि कांग्रेस की तरफ से कई बार इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी से जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सत्ता पक्ष से इसको लेकर बात की जाती है, हमेशा ही सत्ता पक्ष इस बारे में बोलता है कि कांग्रेस की टीस इस तरह के बयानों से सामने आती है। राजीव बिल्कुल, कांग्रेस की टीस जरूर इस तरीके के बयानों से सामने आती है, क्योंकि सिंधिया ने ही इस वजह से पूरे जो उनके विधायक थे वो बाहर हुए थे और भाजपा में शामिल हुए थे और इसके बाद ही भाजपा की सरकार बनी थी। तो सिंधिया की बदौलत से ही कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था और सिंधिया की टीस जरूर कांग्रेस को चलती हुई नजर आ रही हो। इस तरीके के लगातार बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन अब कमलनाथ ने यह साफ कर दिया है कि सिंधिया की कोई जरूरत नहीं है और सिंधिया कोई तोप नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान में चुनाव हुआ था महापौर का, तो वो चुनाव हार गए थे। तो इस वजह से उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है और अब अपने कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दे रहे हैं कि अब इस बार मुकाबला कड़ा है और भाजपा के संगठन से हमारा मुकाबला है, इसलिए हम अपना भी संगठन मजबूत कर रहे हैं। वन टू वन लगातार कार्यकर्ताओं से और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और कह सकते हैं ये भी राजीव के कमलनाथ जब कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचते हैं, इस तरह के बयान देना बहुत जरूरी उनके लिए भी हो जाता है, क्योंकि जरूरत है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमीनी स्तर पर जोश भरा जाए, उत्साह लाया जाए, क्योंकि एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें रेडी भी करना है। राजीव बिल्कुल, जो बयान है वो इसी तरह से है, क्योंकि कार्यकर्ता हताश ना हो, उदास ना हो और जो चला गया उसकी कोई उसको याद ना करें। तो इस तरीके के बयान जो कांग्रेस के चीफ कमलनाथ दे रहे हैं, पीसीसी चीफ हैं और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस के बड़े नेता, बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो पूरी कमान कमलनाथ इस बार अपने हाथों में लिए हैं 2023 में विधानसभा चुनाव की तैयारी, क्योंकि कमलनाथ के कंधों पर है पूरा भार इस बार। तो कमलनाथ अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से एकजुट कर पाते हैं यह आने वाला। बिल्कुल, माफ कीजिएगा राजीव, आपको रोकना चाह रही हूँ यहाँ पर। बीजेपी की हम प्रतिक्रिया लेंगे। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। कमलनाथ जी कह रहे हैं कोई तोप नहीं है सिंधिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी से चले गए, कोई असर पार्टी पर नहीं पड़ेगा। आपका जवाब इस पर? बढ़िया है, उनकी यही सोच बनी रहे। यही सोच तब भी बनी थी जब मार्च 2020 में उन्होंने अपनी सरकार खो दी थी। चुनी चुनाई जो शपथ ली हुई सरकार थी, मंत्री छोड़ने वाले, विधायक छोड़ने वाले और लगातार कांग्रेस के नीचे से जमीन भी खिसक रही है, लोग भी छोड़ रहे हैं और वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उनको ये गलतफहमी बनी रहे, क्योंकि कांग्रेस के नेता कई प्रकार की गलतफहमी में रहते हैं और जब परिणाम आता है तो ये हम पर दोष मढ़ने लगते हैं। तो ये उनकी अपनी सोच है, समझ है, बनी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक और नेक भाव से जनता के बीच, जनता के साथ है और आने वाले समय में भी उसी तौर पर चुनाव में हम जाएंगे और जीत के आएंगे और बाद में फिर ये आरोप लगाते घूमेंगे यहाँ वहाँ। रजनीश, एक और बड़ी बात कमलनाथ ने जिसका जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि महापौर का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए थे। कैसे मतलब खुद को स्पष्ट कर पा रहे थे ग्वालियर की धरती पर? नहीं, मुझे नहीं पता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महापौर के प्रत्याशी थे। वो तो उनके मुंह से सुन रहा हूँ कि महापौर के प्रत्याशी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राज्यसभा के सांसद हैं, महापौर के प्रत्याशी तो नहीं थे। चलिए रजनीश जी, इस बारे में आपका पक्ष में जानना चाहूंगी, जो कि सियासी गलियारों में कई बार इस बारे में चर्चा होती है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम कांग्रेस की तरफ से लिया जाता है। जरूरी क्या सच में कांग्रेस के लिए है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का यूज वो करें जिससे जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उत्साह है? ये बात कही जाती है, आपका पक्ष इस पर? देखिए, सिंधिया जी के कांग्रेस से बाहर आने के कारण कांग्रेस को बहुत बड़ा आघात लगा है और आघात जनाधार के तौर पर है, आघात उनके
नेताओं के तौर पर है, कार्यकर्ताओं के तौर पर है, और उस आघात के कारण सरकार तो उन्होंने खो भी दी और अब पार्टी में भी बड़ा क्षरण लगातार हो रहा है, क्योंकि संभावनावान नेतृत्व कांग्रेस के पास में कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता। आपस में जो लड़ने का क्रम उनका है, जो आदत बनी हुई है, वो बिल्कुल उसी तरह है जिस प्रकार पाकिस्तान में आपस में लड़ाई चलती रहती है, द्वंद्व चलते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बम फेंकते रहते हैं, वैसे ही कांग्रेस की हालत इस समय बनी हुई है। तो ये आघात जो है वो कुंठा में बदल चुका है और उनको हर बार सिंधिया जी को लेकर कोई टीका टिप्पणी करनी होती है जिसका कोई अर्थ नहीं है। दरअसल ये टीस है उनकी, ये कसक है उनकी। बिल्कुल, ये बात भी निश्चित तौर पर उठाई जाती है कि कांग्रेस का दर्द इस तरह से सामने आता है। अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं और इस बात का जिक्र कमलनाथ हर स्तर पर करते हैं, रजनीश जी, क्या आपको लगता है कि जनता इस एंगल से भी देखेगी कि कांग्रेस पर विश्वास ज्यादा होना चाहिए? नहीं, कांग्रेस पर तो विश्वास जनता का नहीं है, पहले भी नहीं था, और इसी मध्य प्रदेश में हमने 56 to 58% वोट शेयर जनता के बीच में 2019 के लोकसभा चुनाव में पाया है। हम उसको न केवल प्राप्त करने की बल्कि उससे आगे बढ़ने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जनता हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, चलिए देखना होगा आगे क्या होता है। शुक्रिया आपका रजनीश इस बातचीत के लिए। और अब बात करेंगे शहर के संग्राम की। आज 19 नगरीय निकायों के कुल 343 वार्ड के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है, जबकि मैदान में कुल 1144 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खंडवा, गुना, बड़वानी, धार, अनूपपुर में नगरीय निकायों के लिए मतदान लगातार जारी है। इन निकायों में कुल 5,07,308 वोटर्स हैं। वोटिंग के लिए राज्य चुनाव आयोग ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रखे हैं। वोटिंग के लिए 720 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जनवरी में कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद यहां चुनाव कराए जा रहे हैं। 23 जनवरी को इस चुनाव के नतीजे सामने होंगे। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। लगातार न्यूज 18 अब तक अपडेट्स भी पहुंचा रहा है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें अलग अलग मतदान केंद्रों की खंडवा, बड़वानी और गुना से। खासा इन्फ्लुएंस भी ये जिले डालते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति पर, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस चीज को समझें कि जमीनी स्तर पर जनता के मन में क्या है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे जो कि स्थानीय स्तर पर जनता की नाराजगी का भी कारण बनते हैं, उसका खामियाजा चुनाव में फिर प्रत्याशियों को भी भुगतना पड़ता है। हालांकि देखना होगा कि इन तमाम जिलों में जनता के मन में क्या है। 19 नगरीय निकाय हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। 5 बजे तक वोटिंग लगातार की जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें भी अलग अलग जगहों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। विक्रांत भूरिया भी अलग अलग जिलों में जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, आप समझ सकते हैं कि जमीनी स्तर पर लोगों में मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे जो कि इस बार चुनाव में असर डालते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। 19 नगरीय निकाय जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। गुना, बड़वानी, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो 5 लाख से ज्यादा मतदाता है जो कि प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज करेंगे। साथ ही साथ खंडवा, गुना, बड़वानी, धार, अनूपपुर तमाम वो जिले जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा इन्फ्लुएंस भी रखते हैं। 23 जनवरी को उसके नतीजे सामने होंगे। तमाम पार्टी के दिग्गज नेता भी अपने अपने स्तर पर अपने क्षेत्र में मतदान के लिए पहुंचे हैं। भले ही छोटे स्तर के चुनाव हों, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव का साल है, चुनावी साल है, और इस वजह से हर छोटा चुनाव जिसको लेकर चर्चा की जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जयवर्धन सिंह भी यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। और परिवार के साथ उन्होंने वोट डाला है।
राघवगढ़ में हमेशा सुख शांति रहे, इस बारे में पहले भी वो कई बार जिक्र कर चुके हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मतदान के ठीक बाद की, और अलग अलग जगहों पर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सीधे रुख करेंगे गुना का सेगी विजय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विजय, तस्वीरें हम देख रहे थे, जयवर्धन सिंह भी वोटिंग कर यहां से निकल चुके हैं। क्या कुछ स्थिति फिलहाल मतदान केंद्रों की, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है अभी तक निश्चित हो चुके होंगे? देखिए, जाहिर सी बात है अवंतिका, सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान शुरू हो चुका था, और इस बार युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी जो है मतदान के प्रति अच्छा रुझान देखने को मिला। लोग कड़ाके की ठंड में, कड़ाके की सर्दी में भी मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे थे। और अभी भी स्थिति यह है कि मतदान केंद्रों पर कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जिन पर अभी तक मतदाताओं की लाइन लगी हुई है, और अब की बार जो मतदाताओं का रेशो है वो अगले जो 5 साल गुजर चुके हैं उनसे अच्छा रेशो इस बार देखने को मिल रहा है। मतदाताओं के बीच में जागरूकता अच्छी आई है, और बड़ी तादाद में मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मतदाता अभी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में मतदान को लेके, और ये 5 साल में आता है, और एक त्योहार के रूप में, एक उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है, और अधिक से अधिक संख्या में लोग मत के लिए निकल रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। ये बताइए, यहाँ से तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी आते हैं, उनके लड़के भी विधायक है यहाँ से, कौन से विकास कार्य हैं जो अभी तक नहीं हुए यहाँ पे? जो विकास कार्य करते हैं वो हमारे जयवर्धन सिंह जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक राघवगढ़ के माध्यम से काफी विकास के कार्य हुए हैं, और कई प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। जैसे कि हमारे बस स्टैंड पे और मंगल भवन में एक सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है, और ऐसे और भी कई काम हैं जो निरंतर अभी प्रगति पे है। और आगे उन्होंने अपने वचन पत्र, घोषणा पत्र में भी कई वादों पर, अपने मुद्दों को लेके वादा किया है, और उनको वो पूरा करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो देखा, जैसा आपने अपने नेताओं पर भी मतदाताओं को विश्वास है कि जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा किया जाएगा। और आज बिल्कुल, चलिए देखना होगा कितनी ये जो उम्मीदें हैं वो निष्कर्ष में सामने आती हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल विजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो मतदान को लेकर लगातार आपको हम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। विदिशा से फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। बारातियों की गाड़ी दीवार से टकरा गई है, 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सागर रोड के चकपाटनी गांव की यह घटना, बीना से वापस विदिशा की ओर ये बारात आ रही थी, और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। बारातियों की गाड़ी दीवार से टकराई है, 3 लोगों की जान जा चुकी है। ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। विदिशा में बड़ा हादसा, सागर रोड के चकटापानी के पास की घटना, बीना से विदिशा की ओर ये बारात जा रही थी। अचानक से गाड़ी अनियंत्रित हुई और दीवार से टकरा गई। 3 लोगों की मौत मौके पर ही। करीब 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। सागर रोड के चकपाटनी गांव की ये दुर्घटना, ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बस किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, तस्वीरों के जरिए इस भीषण हादसे का आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, ड्राइवर भी जिसमें शामिल है। ड्राइवर सहित 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो भीषण हादसा, विदिशा में बारात बीना से वापस विदिशा की ओर जा रही थी, और उसी दौरान ये सड़क दुर्घटना हुई। और अब बात नरसिंहपुर की। ओवरब्रिज पर एक बड़ा हादसा हुआ है। करेली ओवरब्रिज पर बड़ा सड़क हादसा, बस ने बुआ और मासूम भतीजे को रौंद डाला। 4 साल के भतीजे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। नरसिंहपुर से सागर की ओर ये बस जा रही थी। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेहद ही दर्दनाक हादसा, इस तरह से बस दोनों को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। बुआ और मासूम भतीजे को रौंदते हुए किस तरह से बस आगे बढ़े, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? ये अवंतिका, ये बड़ा दुखद हादसा है। आज सुबह जब ये बुआ हमेशा अपने भतीजे को लेके आती है इस तरफ, आज अब ये लेके आए गाड़ी, आप देख सकते हैं सीसीटीवी साफ दिख रही है कि बस खड़ी है, और उसके बाद जैसे ही एक्सीलेटर बढ़ा है उसके आगे भतीजी और बुआ दोनों भागते हुए दिख रहे हैं और उसके ऊपर बस चढ़ते हुए दिख रही है। तो
बड़ा हादसा हुआ है करेली के ओवर ब्रिज पे। उसके पहले इसी से लगे हुए कुछ 1-8 किलोमीटर पीछे भी एक हादसा हुआ था, जहां एक टैंकर ने एक राह चलती हुई छात्रा को रोका था। तो ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए जरूरी है कि जो बसें हैं या जो भी यहाँ यातायात है उसके लिए सुचारू व्यवस्था बनाए। कोई बस स्टैंड की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जहाँ चाहे बसें खड़ी हो जाती है, जहाँ चाहे से यातायात के नियमों की अवहेलना हो रही है, उसके चलते हादसे लगातार होते हैं। आशीष के ड्राइवर को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि सामने कोई मौजूद है? ये बंद के इस बारे में भी ड्राइवर से कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन गाड़ी ठीक है, यानी कि मामला स्पष्ट हो पाएगा जब पूरी विस्तार से इस पूरे मामले की जांच होगी। शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए आशीष। और अब इंदौर से बड़ी खबर है। बड़ा हादसा होते होते चल गया। देपालपुर सागर डैम पर एक बड़ा हादसा चला है। बारात से भरी बस ने कार को टक्कर मारी है। कार को 10 फीट घसीट कर बस आगे ले गई। कार ब्रिज की दीवार पर चढ़ गई। बस ने 2 अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मारी। तीसरी गाड़ी को भी अपनी चपेट में लिया। देपालपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस हादसे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देपालपुर सागर डैम पर यह बड़ा हादसा। 3 गाड़ियों को बस ने टक्कर मारी। 2 अन्य गाड़ी को जब टक्कर मारी उसके बाद मौके पर स्थानीय लोग भी पहुंचे। अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि तमाम घायलों को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राहत की बात ये कोई जनहानि इसमें नहीं हुई। भीषण सड़क दुर्घटना, बड़ा हादसा होते होते टल गया इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि जनहानि की कोई चर्चा नहीं है इसमें। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। बजट पर